हेलो ऑल। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है रंगाई और छपाई पर, यानी डाइंग एंड प्रिंटिंग पर। अभी तक हमने वस्त्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को जाना, जिसमें सूत से लेकर के या रेशे से लेकर के वस्त्र का बनना, उसकी परिष्कृति और परिसज्जा तक की जानकारी हमने प्राप्त करी। अब तैयार वस्त्र को हम कैसे रंग सकते हैं, जिनमें रंगने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। तो रंगाई और छपाई। वस्त्र निर्माण में रंगों का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर बात करते हैं भारतवर्ष की। तो भारतवर्ष में वस्त्रों की रंगाई का कार्य प्राचीन समय से संपादित होता आ रहा है। प्राकृतिक स्रोत से रंग प्राप्त करने के बाद वस्त्र को आकर्षक रंगों में रंगा जाता है। यहाँ नीला रंग सभी रंगों का राजा माना जाता है, यानी ब्लू कलर इज द किंग ऑफ कलर्स। भारत में रंगों का आज भी उतना ही महत्व है जितना प्राचीन समय में था। धार्मिक कार्य, त्योहार, विशेष अवसर, भोज आदि में रंगों को ध्यान में रखकर आयोजन किया जाता है। रंग के साथ साथ डिजाइन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कई पौराणिक गाथाओं, प्रकृति, मानव, फूल पत्तों आदि के डिजाइन में कोई न कोई अर्थ अवश्य ही निहित होता है और इन डिजाइनों का उपयोग अर्थ के आधार पर किया जाता है। जैसे लाल, पीला और नारंगी रंग गर्म प्रवृत्ति के माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें सुख, खुशी, क्रियाशीलता, जीवन और सत्य दर्शाने वाला भी माना जाता है और इसीलिए इन्हें शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त समझा जाता है या समझा गया है। इसी प्रकार से नीला, हरा और बैंगनी रंग ठंडे प्रकृति के माने जाते हैं और गर्मी के मौसम में इसीलिए इन्हीं रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही ठंडेपन, सुख और शांति की भावना को भी ये प्रदर्शित करते हैं। बात आती है रंगों के प्रकार की कि कितने प्रकार के कलर्स होते हैं। तो रंगों को हम ब्रॉड रूप में, मुख्य रूप में दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक कहलाती हैं डाइस, जिनको हम बोलते हैं रंजक, ठीक है, और दूसरा होता है पिगमेंट्स या वर्णक। तो रंजक क्या है? रंजक ये बहुत ही सूक्ष्म रंगों के सूक्ष्म कण होते हैं जो सरलता से पानी में या जल में घुल जाते हैं या अन्य किसी तरल पदार्थ में घुलनशील होते हैं। यदि रंग को पूर्ण रूप से घोला नहीं जाए तो वह उसके कुछ कण सतह पर ही रह जाते हैं और ऐसे में उस रंग के कच्चे रहने की शिकायत बनी रहती है। और जब हम वर्णक की बात करते हैं, पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो ये जल में अघुलनशील होते हैं और कणीय रूप में होते हैं, जो वस्त्र की सतह पर किसी बाइंडिंग एजेंट यानी बंधक तत्व के साथ फैले रहते हैं। वर्णक का उपयोग शीघ्रता से, सरलता और कम लागत में काम में लिया जाता है। सभी रंग वर्णक द्वारा सभी प्रकार के वस्त्रों पर उपयोग किया जाता है। यांत्रिक विधि से वर्णक को सतह से जोड़ा जाता है। इसी कारण आधार वस्त्र किसी भी प्रकार का हो सकता है। वर्णक के उपयोग से वस्त्र कई बार कड़ा या सख्त हो जाता है और जिससे रंग फैल जाता है या उसके फीके पड़ने की शिकायत बनी रहती है। कई बार वर्णक को कताई प्रक्रिया के घोल में हम मिश्रित कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि रंगों के प्रकारों में जहाँ पे हमने बात करी रंजक और वर्णक की, तो रंगों के बारे में अगर हम दूसरी तरह का अगर वर्गीकरण देखें, यानी टाइप्स ऑफ डाइस देखें, तो दो प्रकार की होती हैं। जैसे हमने रेशों के बारे में बात करी थी, उसी तरह से रंग भी दो प्रकार के हैं। एक है प्राकृतिक रंग और एक है संश्लेषित रंग। तो निश्चित रूप से सिंथेटिक रंग है, उनको हम किन्हीं केमिकल्स की सहायता से बनाते हैं, और प्राकृतिक रंग वो हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यहाँ मैं आपको रंगों के प्रकार या टाइप्स ऑफ डाइस के सिर्फ नाम बताऊंगी और उसके बाद हम हमारे कोर्स कंटेंट के ऊपर चलेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रंगाई और छपाई के अंदर सिर्फ बातिक और बंधेज की रंगाई करनी है और दूसरा आपको ब्लॉक
प्रिंटिंग करनी है। तो रंगाई और छपाई क्या है और कितने प्रकार की, इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो जो रंगों के प्रकार हैं उनको हम दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक रंग और दूसरा है संश्लेषित रंग। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रंग की। तो प्राकृतिक रंग को तीन प्रकारों में वापस बांटा है: वनस्पति, प्राणिज और खनिज। सेम है जैसा अपने फाइबर में हमने देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वनस्पति, प्राणिज और खनिज। जब हम वनस्पति रंगों की बात करते हैं तो उसमें आपके होते हैं हल्दी, मेहंदी, केसर, हरसिंगार या पारिजात और केसु। इनसे हम वनस्पति रंग प्राप्त करते हैं। जब हम प्राणिज कलर की बात करते हैं, एनिमल सोर्स की बात करते हैं, तो इसमें आता है केकटी, कोकनियल और कैरमिस। ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट रूप में मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको और अच्छे से समझ लेना। सिर्फ आपको नाम जानने और वो भी आपकी जानकारी के लिए दे रही हूँ। तो तीसरा है आपका खनिज। तो खनिज में जो खनिज स्रोतों से प्राप्त रंग है वो है लोह चूर्ण यानी लोहे का चूर्ण, दूसरा क्रोम पीला, तीसरा क्रोम नारंगी और एक है पर्शियन ब्लू। ये हमको खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं ये कलर। ठीक है, अब आते हैं हमारे सिंथेटिक डाइस या संश्लेषित रंग। तो इसमें आपके हैं, एक तो डायरेक्ट डाइस होती हैं जो आपकी प्रत्यक्ष रंग कहलाती हैं। इसके अलावा अम्लीय डाई होती है, अम्लीय रंग होते हैं। फिर आपके क्षारीय रंग होते हैं जिनको हम बेसिक डाइस बोलते हैं। इसके बाद होती है वेट डाइस, VAT, इट्स नॉट WET, इट्स वेट डाइस। फिर होती है आपकी सल्फर डाइस या सल्फर रंग, फिर मॉर्डेट रंग या मॉर्डेट डाइस, और फिर लास्ट है इसमें नेफ्थॉल रंग या नेफ्थॉल डाइस। तो ये रंगों के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं बंधेज की, जो कि आपकी कोर्स में है। तो बंधेज आप सबने देखा होगा और मैं जहाँ तक समझती हूँ आप सबने बंधेज के वस्त्रों का प्रयोग भी किया होगा। हम बंधेज में क्या करते हैं, बंधेज का मतलब क्या समझते हैं, छोटी छोटी जो शक्करपारे के आकार की बिंदियां हैं उनको हम कह देते हैं कि ये आपकी बंधेज है। लेकिन ये बंधेज एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें हम वस्त्र को विभिन्न प्रकारों से रंगते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाई एंड डाई यानी बांधना और रंगना। बंधेज का मतलब है बंधो, बांधो और फिर रेजना यानी उसका रंग करना। तो इसको हम अगर उसके नामांकन में देखें तो इसको हम बोलते हैं टाई एंड डाई। तो बंधेज प्रक्रिया अति सरल रूप से रूपांतरित हो गई है। बंधेज का सरल उपयोग कर आय अर्जित करने के साधन के रूप में भी हम अपना सकते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बढ़िया एक तरीका है जिसमें आप बंधेज प्रक्रिया से रंगे हुए वस्त्रों को आप विक्रय करने के हिसाब से भी बना सकती हैं। बंधेज प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। 3 स्टेप्स के अंदर इस बंधेज की क्रिया को कराया जाता है। सबसे पहला है तह करना या किसी डिजाइन के अनुसार मोड़ना। दूसरा है पृथक करना यानी डिजाइन को बांधकर अलग किया जाता है। और तीसरा स्टेप है रंगना। उपरोक्त तीनों चरणों के द्वारा तथा रचनात्मक डिजाइन से बांधकर अनेक नमूने तैयार हो जाते हैं। कपड़े का वह भाग जिस पर बांधने की प्रक्रिया होनी है वहां पर सिलाई की जाती है तो उस पर रंग नहीं चढ़ता या वहां पर गांठ लगा दी जाती है। डिजाइन का आकार, सूक्ष्मता एवं उभार बांधने की कला पर निर्भर करता है। जितना सुंदर, सफाई से और कसा हुआ बांधा जाएगा उस भाग पर रंग कतई नहीं चढ़ेगा। हल्के रंग से गहरे रंग की ओर रंगने और बांधने की प्रक्रिया होती है। जैसे यदि एक रुमाल या कपड़े के टुकड़े को 4 रंगों में सफेद, पीला, लाल और काला रंगना है, तब सबसे पहले हम सफेद कपड़े पर डिजाइन के सफेद भाग को बांध देंगे जिससे रंग उस भाग में न जाए। मतलब जो आपने कपड़ा लिया है वाइट कलर का और जहां पर आप उसको फर्स्ट प्रक्रिया के दौरान उसको बांधेंगे वहां पर रंग नहीं जाएगा, अर्थात वो स्थान आपका सफेद बना रहेगा। इसके बाद सबसे हल्के रंग यानी पीले रंग में उस रुमाल को रंग देंगे। पूरी तरह से सूखने के पश्चात डिजाइन के पीले भाग को बांध देंगे और सफेद वाले भाग को हमको खोलना नहीं है, यानी हमने जो फर्स्ट प्रक्रिया में बांधा उसको हमने खोला नहीं है। लेकिन अब इसके बाद में हमको जहां जहां पीला रंग चाहिए था वहां पर हमने उस कपड़े को बांध देना है।
इसके बाद हम उसको लाल रंग में रंग देंगे। अच्छी तरह से सूख जाने पर जहाँ पर हमको लाल रंग चाहिए उस हिस्से को हम बांध देंगे। और यहाँ पर भी हमको ये ध्यान रखना है कि पहले जो हमने दो प्रक्रिया के तहत उसको बांधा था सफ़ेद और पीले रंग में, वहाँ से आपको उसको खोलना नहीं है। और अब हमने उसको लाल रंग हमको जहाँ से चाहिए वहाँ पर हम वापस धागे से उसको बांध देंगे। और इसके बाद अंतिम काले रंग में उस वस्त्र को रंग देंगे। सूखने पर लाल, पीले और सफ़ेद तीनों ही भागों को खोल देंगे, धागों को, और फिर उस पर हम प्रेस कर लेंगे। ठीक है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि ये जो रंगे हुए वस्त्र हैं इनको हम हमेशा छाया में सुखाएं। इनको धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि जनरली इनमें जो कलर्स का प्रयोग किया जाता है वो आपके कच्चे कलर्स होते हैं। तो अगर आप धूप में सुखाएंगे तो उनके रंग उड़ जाएंगे। तो बहुत सीधी सी प्रक्रिया है। आप इसको 2 रंग में भी कर सकते हैं, 3 रंग में भी कर सकते हैं और 4 रंग में भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो बांधने की प्रक्रिया, कि हमको जैसी डिज़ाइन चाहिए हमको उस डिज़ाइन में बांध देना है, और उसको हमको क्रम से आपको हल्के से गहरे की ओर रंगों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम हल्का रंग, फिर उससे गहरा, फिर उससे गहरा और लास्ट में सबसे गहरा। तो इसी प्रक्रिया के अनुसार हमको उस वस्त्र को रंगना होगा। बंदेज के लिए जो हमारे को कपड़ा चाहिए होता है उसका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बंदेज के लिए वस्त्र का जब हम चुनाव करते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। वस्त्र के आधार पर ही रंजक का चयन किया जाता है, यानी रंग का चयन किया जाता है। साथ ही पक्के रंगों का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। कपड़े को पक्के रंग से तैयार करने से उसे सरलता से धोना और उपयोग में लाना किया जा सकता है। रंग का उपयोग सबसे अच्छा सूती, लॉन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लिनन, हैंडलूम, खादी और सिल्क पर होता है, क्योंकि इन वस्त्रों पर रंग अच्छी तरह से चढ़ता है और बना हुआ डिजाइन भी उभरा हुआ दिखाई देता है। कैनवस जैसे मोटे कपड़े का उपयोग भी बंदेज में होता है, लेकिन इसमें बांधते समय दूरी अधिक होनी चाहिए। मोटे कपड़े में डिजाइन का आकार भी बड़ा रखा जाता है। कृत्रिम वस्त्र यानी आर्टिफिशियल जो क्लॉथ है उसमें नायलॉन, टेरिलीन और चमकदार और मिश्रित सूती वस्त्र बंदेज के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि इन पर रंग नहीं चढ़ता, या फिर अगर आप इसको रंगने का प्रयास करेंगे तो उसमें धब्बे धब्बे आपको नजर आएंगे और धब्बे नुमा रंगाई ही वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो वस्त्र का उपयोग करने से पहले उसे भली भांति धो लेना उचित रहता है, जिससे वस्त्र से स्टार्च या कलफ पूरी तरह से हट जाए। कलफ के हट जाने के पश्चात रंगाई समान रूप से चमक लिए हुए हो जाती है। हल्का और गीला वस्त्र बांधना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे फोल्ड करना या तह बनाना इजी हो जाता है। और वस्त्र की मोटाई के अनुसार ही हमें धागों का चयन करना चाहिए। तो आप इसमें सिंथेटिक धागे भी लेंगे तो वो आपके बिल्कुल टाइट यदि आप बांध लेते हैं उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा और ना ही उसमें भीतर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर आपको ये आपकी बंदेज प्रक्रिया का पहला स्टेप है कि आप जिस भी कपड़े को प्रयोग कर रहे हैं उसको आप पहले 24 आवर्स के लिए या एटलीस्ट 12 to 18 आवर्स के लिए उसको आप पानी में भिगो दें, और उसके बाद में उसको रगड़ रगड़ के उस पे से जितना भी स्टार्च या कलफ है उसको पूरी तरह से हटाने के बाद उसको सुखाएं और उसमें के बाद उसका प्रयोग करें। ठीक है। और उसके बाद हमारा बांधना और रंगना और ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो पहला स्टेप है उसको डी स्टार्च करना या उस पे से स्टार्च को रिमूव करना। अब हम बंदेज की विस्तृत विधि पर आते हैं। तो बंदेज की जब हम विस्तृत विधि की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बंदेज प्रक्रिया के लिए वस्त्र को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लें और फिर उसको सुखा लें, जिससे कपड़े में उपस्थित स्टार्च निकल जाए। विभिन्न प्रक्रियाओं से बांध कर हम सुंदर वस्त्र या सुंदर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी फर्स्ट जो स्टेप है वो है फोल्डिंग या तह करना। तो नमूने या डिजाइन तैयार करने का यह पहला चरण है। सुंदरता और आकर्षण लाने के लिए कपड़े को एकत्रित किया जाता है या फोल्ड करते हैं। आड़ी या तिरछी आकृति में वस्त्र को मोड़ा जाता है। कई बार पृथक रखने वाले तार से बांधा भी जाता है। वृत्ताकार डिजाइन के लिए यानी गोलाकार डिजाइन के लिए वस्त्र को बीच में से छतरी नुमा प्लेट या सलवटें बनाई जाती है।
सबसे अधिक सरल और शीघ्रता से वृत्ताकार या गोलाकार और बिंदी जैसे डिजाइन बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए वस्त्र का बिंदी की मात्रा में यानी बिल्कुल छोटी सी चिमटी से आप वस्त्र को उठाकर बराबर लपेटे देकर कसकर बांध दें। जितनी सफाई और सूक्ष्मता से धागा बांधा जाएगा, वस्त्र पर डिजाइन भी साफ सुथरी और आकर्षक होगी। वस्त्र को बांधते समय यदि बीच बीच में खुला स्थान छोड़ दें तो महीन रेखाओं का डिजाइन बन जाता है। बिंदी और महीन रेखा बांधने की विशेषता होती है, यानी एक कलाकारी है, एक कला है। वृत्ताकार डिजाइन नियमित बनाने के लिए बराबर कपड़े को फैलाकर समेटकर बांधा जाता है। इसके अतिरिक्त मोती, दालें, बीज, बटन, कंचे, सिक्का आदि बांधकर भी डिजाइन बनाए जा सकते हैं। बढ़िया डिजाइन बनाने के लिए वस्त्र में ही गांठ भी लगा दी जाती है। पतले कपड़े पर गांठें सरलता से बांधी जा सकती है, जिसे चौड़ी पट्टी, वृत्ताकार या अन्य आकार दिया जा सकता है। फोल्ड करने की बहुत सारी विधियां हैं। दूसरा जो स्टेप है वो आपका है वस्त्र को बांधना या पृथक करना। तो वस्त्र को बांध कर पृथक किया जाता है। बंधेज प्रक्रिया में बांधना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि डिजाइन की बारीकी और उसकी महीनता पर निर्भर करती है। वस्त्र को बांधने या पृथक करने की कई विधियां हैं, मैं सिर्फ नाम बताऊंगी आपको। और ये क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का भी विषय है, जहाँ आपको ये रुमाल बनाने हैं बंदेज के, तो इसलिए आपको विभिन्न तरीके बता देती हूँ मैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आप बांध सकते हैं और किस तरह से। तो उनको आप यहाँ पर थ्योरी में भी जान लीजिए और उसी का प्रयोग आपको प्रैक्टिकल में भी करना है। तो सबसे पहला इसमें गांठें लगाना। जैसा आप सब जानते हैं, गांठ लगाने का वस्त्र के चारों कोनों पे बीच में आप गांठ लगा दें, और ये आप प्रक्रिया तभी कर पाएंगे जब आपका कपड़ा सॉफ्ट हो, पतला हो। दूसरा लहरिया। तो लहरिया बहुत तरह का है, सर्कल में भी बांध सकते हैं, तिरछा बांध सकते हैं, सीधा बांध सकते हैं, मोटा बांध सकते हैं, पतला बांध सकते हैं। तो लहरिया की जितनी थिकनेस रखनी है उतना ही आप उसको धागे से बांधेंगे। आप समान अंतर बांध सकते हैं। आप लहरिया मोटा और पतला, एक मोटा एक पतला लाइन के हिसाब से बांध सकते हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा के अनुरूप आप उसमें लहरिया बना सकते हैं। फिर आपका टाइंग है, बांधना है। तो बांधने में आपकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आप राई का दाना है, चने की दाल है, आपका सिक्का है, आपका पत्थर है, किसी भी चीज़ को आप बांध करके उसको बांधने की विधि कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिलाई के मेथड से है कि उसमें आप सुई को एक साइड से लीजिए, दूसरी साइड तक आप उसको निकाल दीजिए और धागे को खींच लीजिए और फिर उसको आप बांध दीजिए। तो आपका सिलाई करने का मेथड आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लीट्स देना। तो जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं, पंखे की प्लीट्स बनाते हैं, उसी प्रकार से आप कपड़े की प्लीट्स बांध कर बना करके आप उसको बांध के देंगे और उसी के हिसाब से आप उसको अपने मनचाहे रंगों में रंग सकते हैं। इसके बाद है वस्तु को बांधना यानी ऑब्जेक्ट टाइंग। तो इसमें आप कुछ भी चीज़, आप पत्थर से लेकर के, सिक्का लेकर के, दाल लेकर के, कुछ भी चीज़ आप उसके अंदर मोती लेकर के आप उसमें बांध सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट टाइंग कहलाता है वो। इसी प्रकार से मार्बल विधि है। इसमें एक मार्बल विधि में आप कपड़े को किसी भी तरह से क्रश कर दीजिए, बिल्कुल अनियमित आकार में उसको आपको क्रश करना है, अनियमित आकार में उसको बांध देना है। तो आप उसको खोलेंगे तो जैसी मार्बल पे अनियमित लाइनें आपको नजर आती हैं, उसी प्रकार से ही आपको उस डिजाइन के अंदर भी नजर आएंगी। एक है आपका क्लिप या पिन का उपयोग। तो आप उसमें सेफ्टी पिन का, आप उसमें हेयर पिन का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग विधियां हैं। आप इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी तो विधियां हैं आपकी बांधने की। फिर आपका आता है इसमें थर्ड स्टेप कि जब आपने रुमाल को, सबसे पहले आपने उसको वो कर दिया, आपने धो लिया, उसके बाद में आपने उसको बांध दिया, उसके बाद में आपने वस्त्र को बांध कर पृथक कर दिया, उसके बाद में लास्ट स्टेप है आपकी रंगाई करना या डाइंग विधि। तो वस्त्र को बांध लेने के पश्चात रंगने की प्रक्रिया सबसे अंत में की जाती है। रंगने के लिए 2 या 3 या 4 जैसी रंग योजना हो, उसके अनुसार ही आपको बर्तन भी काम में लेने होंगे और वैसे ही आपको रंग भी काम में लेने होंगे। तो रंग बनाने के लिए सर्वप्रथम रंग का घोल तैयार करके उबाल लिया जाता है। इसके बाद इसी में नमक डालकर रंग को पक्का किया जाता है, अर्थात जो आपका नमक है वो कलर फिक्सर का कार्य करता है।
वस्त्र को रंगने के लिए रंग के घोल में कई बार ऊपर नीचे करके वस्त्र को अच्छी तरह से डुबोया आप उसको गहरे रंग की तरफ लेते चलेंगे। अगर पीला, फिर लाल, फिर काला, या इसी क्रम में सबसे पहले हल्का, फिर लास्ट में सबसे गहरा रंग हमको प्रयोग में करना है। हल्के रंग में रंग कर वस्त्र को सुखा दिया जाता है और पुनः दूसरे कलर से बांधा जाता है, दूसरे रंग को बांधा जाता है। अगले रंग में रंगने के पश्चात फिर से उसे सुखा दिया जाता है और इसी प्रकार से सभी रंगों में रंगने के बाद ही धागों को खोला जाता है। और खोलने से पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि वस्त्र पूरी तरह से सूख जाए। एक अन्य रंगने की विधि में रंगाई का कार्य साथ साथ किया जाता है, जिसमें बीच के डिजाइन को एक रंग में डुबाकर शेष वस्त्र को सफेदी रखा जाता है। अर्थात पूरा वस्त्र हम रंग में नहीं डुबाते और सिर्फ जिस भाग को हमको रंगना है उतना ही भाग हम उस कलर के अंदर डालते हैं। अन्य भाग को दूसरे विपरीत रंग में एक ही समय में रंगा जाता है, यानी दूसरे भगोने में आप दूसरा कलर तैयार करेंगे और उस कलर में उतना भाग डाल देंगे जिसमें हमको वो रंग चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र के एक भाग का रंग गीली अवस्था में दूसरे भाग में चला जाता है, जिससे दो रंगों के बीच आपको मिला जुला रंग में बन जाता है। अतः एक रंग के सूखने पर ही दूसरा रंग काम में लेना चाहिए और रंगने के बाद साफ पानी में इसको वापस धोएं और धोकर छाया में सुखाकर प्रेस करके आप वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो ये है आपकी बंधेज की विधि। अगले कक्षा में हम बातिक कला की। तब तक के लिए गुड बाय।